नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ परीक्षा में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन भारत जो बोले आप, इस क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमने कल शुरू किया था, राजपूत वंश, जिसमें हमने देखे थे कि राजपूत की उत्पत्ति में कैसे मतभेद है और जिसमें एक देशी सिद्धांत यानी स्वदेशी जो विचारधाराएं हैं जो बोलती है कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत प्रमुख राजवंश थे, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य का नाम आता है। इसी क्रम में हम इस वीडियो में गुर्जर, प्रतिहार, चौहान को आज इस वीडियो में कवर करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि वीडियो के अंत तक देखने के बाद गुर्जर, प्रतिहार और चौहान से प्रश्न नहीं छूटेंगे आपके। यदि प्रश्न बनेंगे परीक्षाओं में तो इसके अगले वीडियो में हम फिर चालुक्य और परमार को ख़त्म कर लेंगे। तो ये 2-3 वीडियो की श्रृंखला होगी। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, है ना। वीडियो के साथ बने रहें, बाकी सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है गुर्जर या प्रतिहार। या तो गुर्जर आपको टॉपिक मिले या प्रतिहार मिले या एक साथ गुर्जर प्रतिहार मिले, बात एक ही है। इन दोनों का मतलब एक ही वंश से है, इन दोनों का मतलब एक ही राजपूत कुल से है। देखिए, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि अग्निकुंड राजा ब्राह्मण वशिष्ठ, जो ऋषि वशिष्ठ थे, उन्होंने समाज में फैले अताताइयों के प्रभाव से जब वो बेचारे परेशान हो गए तो वो चले गए माउंट आबू पर्वत पर। वहाँ उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के जो अग्नि होती है उनसे उत्पन्न हुए थे 4 राजपूत वंश, जिनमें पहला था राजपूत गुर्जर प्रतिहार। हुआ क्या था? गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार नाम का सबसे पहला अगर उल्लेख किसी अभिलेख में मिलता है तो वो है पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशी द्वितीय का एक अभिलेख है, जिसका नाम है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। इससे आप वाकिफ होंगे इस नाम से। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख जो है वो मुख्य अभिलेख है पुलकेशी द्वितीय का, और ये वही राजा है जिसने महाराजा हर्ष को, जो अंतिम केंद्र करके, यानी उत्तर भारत में एक अंतिम राजा थे जिन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन किया अकेले, और जब वो दक्षिण बढ़ने का प्रयास किया था उन्होंने उत्तर भारत से, तो यहाँ पे नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशी द्वितीय के साथ महाराजा हर्ष यानी हर्षवर्धन की युद्ध हो जाता है उन दोनों का नर्मदा नदी के तट पर। 609 से 610 ईस्वी के बीच में यह युद्ध चलता है, जिसमें महाराजा हर्ष की पराजय हो जाती है और पुलकेशी द्वितीय जीत जाता है। हालांकि पुलकेशी द्वितीय भी किसी अन्य राजा से पराजित होता है, उसे हम कवर करेंगे। तो पुलकेशी द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख। इसी अभिलेख में सर्वप्रथम गुर्जर जाति या गुर्जर नाम शब्द का उल्लेख है, नाम का उल्लेख है। आप इसे नोट कर लेंगे कि सबसे पहला जो गुर्जर नाम का उल्लेख है वो किसके अभिलेख में है, तो पुलकेशी द्वितीय के अभिलेख जो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख है उसमें है। गुर्जर प्रतिहार जो थे वो कहावत है या कहानी है, मुझे नहीं पता, बस किताबों में लिखा हुआ रहता है और इसी कहानी पर आपको भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बनाएंगे तो इसके आंसर यही होंगे, है ना। जो गुर्जर प्रतिहार थे, ये माना जाता है कि जो लक्ष्मण थे, यानी हमारे श्री राम भगवान जो हैं, श्री राम जी के अनुज छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज थे। आप इसे लिख सकते हैं, श्री राम के अनुज लक्ष्मण के वंशज थे गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहारों के बारे में कहा जाता है कि जो श्री राम के छोटे भाई थे लक्ष्मण जी, उन्हीं के वंशज हैं गुर्जर प्रतिहार। 2 बातें हो गई। तीसरी बात है, गुर्जर प्रतिहार ने किस क्षेत्र पर शासन किया, तो गुजरात, मैंने कल ही बता दिया था मैप में, गुजरात, पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्र में शासन किया। किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने। कहाँ किया? गुजरात
और पश्चिम दक्षिण राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी शासन की नींव डाली। नींव डालने वाला कौन था, यानी संस्थापक। संस्थापक कौन था, ये मेन है। ये चारों टॉपिक आप याद रखेंगे, चारों बिंदु। मालवा का शासक था, मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। मैं यहां नीचे दिख रहा हूं, नागभट्ट प्रथम, या इन्हीं को कहीं कहीं हरिश्चंद्र मिलता है नाम। ये संस्थापक थे गुर्जर प्रतिहार वंश के। यानी अगर आपसे इनसे प्रश्न बनेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे, तो मालवा के शासक थे मालवा नरेश नागभट्ट प्रथम, या कभी कभी आपको नागभट्ट प्रथम ना देकर के हरिश्चंद्र मिलेगा, तो आप दोनों में से जो भी ऑप्शन लगा सकते हैं। वास्तविक संस्थापक हालांकि नागभट्ट प्रथम ही थे। नागभट्ट प्रथम थे। पुलकेनसी द्वितीय का एक अभिलेख है, एहोल अभिलेख, जिसमें सबसे पहले गुर्जर जाति नाम का उल्लेख हुआ, यानी गुर्जर शब्द का उल्लेख हुआ है। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो एक कहानी ये भी है कि श्री राम के अनुज जो लक्ष्मण थे, छोटे भाई, उन्हीं के वंशज थे, और यह पश्चिमी दक्षिणी राजस्थान और गुजरात पर शासन कर रहा था। नागभट्ट प्रथम, इन्होंने शासन किया 730 से 756 ईस्वी तक। और चूंकि ये संस्थापक थे, तो इन्होंने जो अपनी इस वंश की नींव डाली थी, इन्होंने अरबों से खूब लोहा लिया था। लोहा मतलब स्टील वाला लोहा नहीं, लोहा का मतलब लड़ाई किया था अरबों से बहुत ज्यादा युद्ध इनको करना पड़ा। और उसके पश्चात इन्होंने गुजरात यानी पश्चिम क्षेत्र में, इधर ये अरब सागर है ना, और इधर अरबियन कंट्री है, तो चूंकि इनसे इनको युद्ध करना पड़ा था, तब जाकर के ये गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में अपने वंश की नींव इन्होंने खड़ी कर पाई। और इसीलिए इनको मलेच्छों, किनको, नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों, माफ करें, मलेच्छों या अरबों का नाश करने वाला कहा गया है। अरबों का नाश करने वाला कहा गया है। ये बातें क्लियर हुई आपको। मैंने बताया चूंकि मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम ने अरब में, अरबियन जो कंट्री थी जिनमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सभी का नाम आता है, ये चूंकि भारत पर लगातार आक्रमण करने के लिए तत्पर थे और आक्रमण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इन्हीं से लोहा लेकर के इन्होंने, यानी युद्ध करने के पश्चात इन्होंने पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में इन्होंने युद्ध किया और फिर शासन किया, अपने वंश की स्थापना करी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अरबों का नाश करने वाला। अब ये खत्म होता है, जैसे इनकी मृत्यु होती है, इनका जो पुत्र होता है वो गद्दी संभालता है, जिनका नाम है वत्सराज। तो उसे हम देखेंगे अभी। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम के बाद वत्सराज बहुत महत्वपूर्ण है ये गुर्जर प्रतिहार वंश में। वत्सराज, इनके बारे में जो बिंदु बनेंगे उसे हम देखने का प्रयास करेंगे, और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होंगे ये आपके लिए। 775 से इन्होंने 800 ईस्वी तक शासन किया। मैं पूरी बात बता दूं फिर से, यदि आपने वीडियो को नहीं देखा इससे पहले, राजपूत वंश का जो वीडियो अपलोड है, चूंकि वे पूरा परिचय उसी में है, तो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर ये वीडियो देखें। ये चूंकि पार्ट 2 है, आने वाले वीडियो पार्ट 3 होंगे और पार्ट 4 होंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है, वो है वत्सराज। वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, वत्सराज को, जिन्होंने नागभट्ट प्रथम के मृत्यु के पश्चात गद्दी संभाली, उनके पुत्र थे ये। इसलिए माना जाता है वास्तविक संस्थापक, क्योंकि आपको पता है महाराजा हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर, ये बात तो आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जाके महाराजा हर्षवर्धन वाला वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, हिस्ट्री वाले पार्ट में। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये 3 राज्य थे जो आपस में भिड़ गए सिर्फ कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, क्योंकि कन्नौज का महत्व कुछ और था उस वक्त, राजनयिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से। जब महाराजा हर्ष की मृत्यु हुई, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए इन तीनों शासन या इन तीनों राज्य, इन तीनों शासकों ने, तीनों वंश ने आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया। लड़ाई झगड़ा स्टार्ट करने वाले सबसे पहले थे पाल शासक धर्मपाल, और इसी वत्स
राज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। ये क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं आपको आपकी परीक्षाओं में। पराजित किया यानी जिसने सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध छेड़ा उसी को पराजित किसने किया? पाल शासक वत्सराज ने। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि धर्मपाल को पराजित करने वाले यही थे। हालांकि वत्सराज खुद पराजित हो गए थे। किससे? एक राष्ट्रकूट शासक थे जिनका नाम था ध्रुव। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से ये खुद पराजित हो गए। तो एक को पछाड़ा और दूसरे से खुद पछड़ गए। यानी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से स्वयं पराजित हो गए। ये बातें समझ में आई। मैंने बताया नागभट्ट प्रथम चूंकि वास्तविक संस्थापक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, जिन्होंने शासन किया था कब से कब तक? 730 से 756 तक। जब उनकी मृत्यु हुई तो वत्सराज गद्दी पर बैठते हैं 775 से 800 ईस्वी के बीच में, और वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश का। क्यों? क्योंकि इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले हिस्सा लिया। अगर ये भी प्रश्न बनाए जाएं आपसे कि त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले सर्वप्रथम कौन थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक में, तो त्रिपक्षीय संघर्ष, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम प्रतिहार शासक थे, जिन्होंने धर्मपाल को पराजित किया और खुद भी पराजित हो गए राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से। अगला जो शासक होता है महत्वपूर्ण होता है, उनका नाम है नागभट्ट द्वितीय, जो 800 से शासन करना गद्दी पर स्टार्ट करता। जैसे ही वत्सराज की मृत्यु होती है उसके पश्चात उनका एक पुत्र हो जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय, माफ करें, नागभट्ट द्वितीय गद्दी पर बैठता है। चूंकि समय ज़्यादा ना गवाया जाए, है ना, जल्दी से जल्दी और कम समय में जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और कहानी समझ सके समझ ले, इसलिए मैंने लिख लिया। नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी के बीच शासन करते हैं प्रतिहार वंश के शासक के रूप में। इनके समय में क्या होता है, ये जब गद्दी पर बैठते हैं तो कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं, कन्नौज को ये जीत लेते हैं। ऐसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था गुर्जर प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट में, तो प्रतिहार के शासक के रूप में जब ये कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं तो उसको प्रतिहार वंश की यानी प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाते हैं। तो प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज बनाने वाले कौन थे? नागभट्ट द्वितीय थे। याद हुआ, नागभट्ट द्वितीय थे जिन्होंने कन्नौज पर अधिकार किया और उसे प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी कन्नौज नहीं बनी थे, अभी तक सिर्फ युद्ध चल रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण शासक है नागभट्ट द्वितीय के बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज का नाम आप सुने ही होंगे, जो 836 ईस्वी पर गद्दी पर बैठते हैं और 855 ईस्वी तक शासन करते हैं। मिहिर भोज प्रथम सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हैं। ये प्रतिहारों वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में एक हैं मिहिर भोज प्रथम। इनके बारे में क्या पॉइंट है? इन्होंने आदिवराह प्लस आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधियां धारण करी या उपाधि धारण की। ये क्लियर हुआ? आदिवरा और प्रभास। प्रभास से आप परिचित होंगे, साउथ फिल्म के स्टार हीरो है ना प्रभास। तो ऐसे याद रख लीजिएगा, प्रभास और आदिवरा जैसी उपाधि धारण करने वाले प्रतिहार नरेश कौन थे? तो मिहिर भोज थे। मिहिर भोज ने ही आदिवरा और प्रभास जैसी उपाधि धारण करी। आदिवरा और प्रभास मुख्यतः विष्णु धर्म से यानी वैष्णव धर्म से रिलेशन रखता है। वैष्णव धर्म की ये शब्दावली है, इसीलिए माना जाता है कि जो मिहिर भोज थे वो वैष्णव धर्म के उपासक थे। क्लियर हुआ? मिहिर भोज जो थे वो पाल नरेश देवपाल और राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हो गए थे। ये दो शासकों से पराजित हुए थे, एक तो पाल नरेश देवपाल और एक राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित हो गए थे नागभट्ट द्वितीय के, जो बाद गद्दी पर बैठे थे मिहिर भोज प्रथम। यहां तक कहानी समझ में आई। इसके बाद बैठते हैं 885 ईस्वी में महेंद्र पाल। इनके बारे में बहुत क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं महेंद्र पाल के, क्योंकि इनके दरबार में एक महत्वपूर्ण विद्वान थे जिनका नाम था, क्या नाम था? राजशेखर। याद होगा आप लोग को, क्लास ऑफलाइन वाले आपको लिखाया जा चुका है, समझाया जा चुका है।
कौन थे? राजशेखर, जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना करी है, जिनसे एग्जामिनर एग्जाम में प्रश्न बना देता है और हम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हम इस राजपूत वंश के डायनेस्टी को बढ़िया से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अगला शासक महेंद्रपाल प्रथम। अगले शासक 885 से 910 ईस्वी। याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने 6ठी से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। ठीक है, या कहीं कहीं ये 7वीं होगा, माफ करें, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। अभी एरा हम पहुंचे हैं 10वीं शताब्दी तक। महेंद्रपाल प्रथम ने 885 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ये गद्दी पर बैठने के पश्चात इनके दरबार से एक ही प्रश्न बनता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विद्यमानों के महान संरक्षक थे, यानी विद्यमानों को ये अपने दरबार में संरक्षण देते थे। इनके दरबार में एक थे राजशेखर, जो इनके राजकवि थे, जो इनके राजगुरु थे। राजशेखर जो महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। राजशेखर ने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करी है, जिनसे प्रश्न बनाते हैं आपके एग्जामिनर। सबसे पहले कर्पूर मंजरी, नाम सुने होंगे, कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारती, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारती, विद्यसाल भंजिका और भुवन कोश। और एक अंतिम है विद्यसाल भंजिका। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने करी? राजशेखर ने, जो महेंद्रपाल प्रथम का राज प्रधान था, यानी उनके राजा के दरबार में ये रहता था, महेंद्रपाल में। ये प्रश्न बन सकते हैं कैसे? राजशेखर जिन्होंने इन सभी ग्रंथों की रचना करी, किसके दरबार से संबंधित थे? तो महेंद्रपाल प्रथम। किस शासक के दरबार से? महेंद्रपाल प्रथम। और किस वंश के शासकों के दरबार से? तो प्रतिहार वंश के शासकों के दरबार से। इन्होंने किन पुस्तकों की रचना करी? ये पूछा जा सकता है। बाल रामायण किसकी रचना है? बाल भारती किसकी रचना है? तो दो देखिए, याद कर लीजिए, कर्पूर मंजरी, कौ से कर्पूर मंजरी, कौ से काव्य मीमांसा। फिर हरिविलास, हर बाल रामायण और बाल भारती। ये बाल ऐसे याद रख लीजिएगा, बाल रामायण, बाल भारती, हरविलास। और एक भुवन कोश और विद्यसाल भंजिका। ये 6 ऐसे पुस्तक हैं, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7 ऐसे पुस्तक हैं जिनकी ग्रंथ, ये मान लीजिए, माफ करें, ग्रंथ जिसकी रचना राजशेखर ने करी है। इसके बाद अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं जिनका नाम है महीपाल प्रथम। अब देखते हैं कि क्या आखिर हुआ कि प्रतिहार वंश का पतन हो गया और फिर गढ़वाल वंश प्रतिहारों की जगह शासन करने लगी उसके राज्य क्षेत्र में। समझते हैं इस बिंदु को। गुर्जर प्रतिहार में अंतिम महत्वपूर्ण शासक था महीपाल प्रथम, जिन्होंने शासन किया 912 से 944 एडी तक, ईस्वी तक। इसके समय में महत्वपूर्ण घटना है कि एक बगदाद निवासी था जिसका नाम था अल मसूदी। नाम से कहीं ना कहीं आप फेमिलियर होंगे। अल मसूदी जो गुजरात आया था, चूंकि गुजरात इसलिए आया था क्योंकि ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ शासन कर रहा था? गुजरात वाले क्षेत्र में और पश्चिम दक्षिणी राजस्थान वाले क्षेत्रों में। अल मसूदी जो एक बगदाद निवासी था, वो महीपाल प्रथम के दरबार में आया था। अल मसूदी चूंकि प्रतिहार और गुर्जर बोलने में हिचकिचाता था, मतलब इसका जीव जो है ना नहीं पलटता था, उच्चारण करने में दिक्कतें आती थी। हम सभी जब किसी अदर भाषा को बोलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उच्चारण करने में दिक्कत होती है। तो ये गुर्जर प्रतिहार को बोरा कहकर पुकारता था। बोरा, जूट का बोरा होता है ना, वैसे बोरा इसका मतलब था जैसे आदि वराह और प्रभास जैसी उपाधि धारण करी थी ना प्रतिहार शासकों ने, तो ये बोरा कहता था। उसका मतलब ही होता था कि आप
गुर्जर प्रतिहार को ये बोरा कह रहा है, बोरा बोरा कह करके पुकारता था प्रतिहार के राजा को। कौन बोरा कहता था? अल मसूदी कहता था। किसके दरबार में आया था? महिपाल प्रथम के दरबार में आया था। 963 ईस्वी में क्या घटना घटी है? 963 ईस्वी में घटना घटी, एक राष्ट्रकूट शासक था जिसका नाम था कृष्ण तृतीय। आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि गुर्जर प्रतिहार पढ़िए, राष्ट्रकूट पढ़िए, इन सभी में आपस में बहुत ज़्यादा मतभेद थे। चूंकि मैंने पहले इतिहास का जब हमने परिचय दिया था, सबसे फर्स्ट वीडियो और या सेकेंड वीडियो में होगा वो, कि मैंने बताया था कि जैसे ही मध्यकालीन एरा आता है, जब राजपूतों का उदय होता है, ये आपस में झगड़ते रहते हैं, इनके आपस में बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं, ये उनको हराना चाहते हैं, वो इनको हराना चाहते हैं, ये उनके साम्राज्य पे काबू करना चाहते हैं। कोई भी ऐसा शासक नहीं हो पाता है जो समस्त उत्तर भारत को कम से कम एक करके शासन कर सके, और इसी का फायदा उठाता है अरबी जो मुस्लिम होते हैं, वो आते हैं और इनके ही अपने आपसी झगड़ों का फायदा उठा करके भारत में अपने सत्ता की स्थापना कर देते हैं। 963 ईस्वी में राष्ट्रकूट शासक, ये भी एक राजपूत है, इसने कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार राजा को पराजित कर दिया। और 1018 में महमूद गजनवी जो एक अरबियन था, मुस्लिम है, इन्होंने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को, ये बहुत बार पूछा गया है, राज्यपाल को किसने पराजित किया है? नामो है राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल के है फगू चौहान, तो राज्यपाल को पराजित किया था। यहाँ का राज्यपाल और है, ये एरा 12वीं शताब्दी का है, ठीक है, अभी आप 21वीं शताब्दी में है। 1018 में मोहम्मद गजनवी ने कमजोर गुर्जर शासक राज्यपाल को पराजित किया, और धीरे धीरे जितने भी इसके बाद प्रतिहार शासक हुए वो बहुत कमजोर प्रवृत्ति के थे, दूरदर्शिता का अभाव था, और वो टिक नहीं पाते थे, अच्छा से शासन नहीं चला पाते थे, जिसके कारण इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था यशपाल। किसका? प्रतिहारों का। और यशपाल के बाद ऐसा कोई नहीं हो सका जो प्रतिहार के वंश को आगे बढ़ा सके, यशपाल ही इस वंश का अंतिम शासक था। यशपाल की मृत्यु के पश्चात गढ़वाल जो थे, गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गढ़वाल वंश की नींव डाल दी। यानी प्रतिहार वंश के पश्चात कौन से वंश की स्थापना हुई? तो गढ़वाल वंश के। क्यों? क्योंकि उसने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो यहां तक आई होप कि आपको प्रतिहार वंश से कोई दिक्कत नहीं होगी। जितने भी प्रश्न बनेंगे प्रतिहारों से, वो प्रश्न आप सॉल्व करने के लायक रहेंगे। अब आता है इस वंश, यानी जो हमने पढ़ा था राजपूत वंश। राजपूत वंश में द्वितीय महत्वपूर्ण जो वंश है वो है चौहान वंश। और चूंकि अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत वाले जो थ्योरी थी, उसमें आपको पता है कि गुर्जर प्रतिहार, चौहान, परमार और चालुकिया, सोलंकी उत्पन्न हुए थे। उसी में हमने गुर्जर प्रतिहार को पढ़ लिया। अब आता है चौहान वंश। ज़्यादा समय ना गवाते हुए जो इससे पॉइंट बनेंगे हम उसे कवर कर लेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ना छूटे, ठीक है। आपको पता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश एक महत्वपूर्ण राजपूत वंश था जिसका पतन कैसे हुआ, तो फिर और उसके बाद जो राजपूत गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो कमजोर प्रवृत्ति के थे, धीरे धीरे गढ़वालों ने उस पर कब्जा कर लिया। चौहान के संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव आपको पता है भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है, आप ऐसे भी नाम याद रख लेंगे। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। वासुदेव जिस वक्त थे, प्रारंभिक राजधानी जो चौहान की थी वो थी अहिछत्र या अहिछत्र बोल सकते हैं आप। बाद में ना इसकी राजधानी अजमेर हुई। अजमेर जो राजस्थान में है, चौहान की राजधानी है, लेकिन पहले जो प्रारंभिक राजधानी अगर आपसे प्रश्न पूछे चौहानों की तो लगाइएगा अहिछत्र। बाद में अजय राज द्वितीय नाम का एक चौहान शासक था जो अजमेर नगर की स्थापना कर दी। पहले अजमेर था ही नहीं, बाद में अजमेर नगर आया, तब बाद में राजधानी भी बनेगी, अजमेर राजधानी बनाया गया। यानी 3 पॉइंट हमने अभी देखा। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ थी, तो अहिछत्र। और चूंकि अजय राज द्वितीय ने बाद में अजमेर नगर की स्थापना करी। अब देखिए अ से अजय, अ से अजमेर, क्लियर है। अजय अजमेर, अज दोनों में मिल रहा है। तो अजय राज द्वितीय ने बाद में अजमेर नगर की स्थापना करती है।
जो उसकी फिर राजधानी बनाई जाती है चौहान वंश की। अगर प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए अहिछत्र और दूसरी राजधानी पूछा जाए तो फिर अजमेर। और अगर अहिछत्र ऑप्शन में ना रहे तो अजमेर लगाइएगा। सबसे शक्तिशाली शासक था अर्णोराज का पुत्र विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। बहुत महत्वपूर्ण ये राजा थे, चौहान वंश के राजा विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, नाम एक ही है, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जिन्होंने हरिकेली नामक नाटक की रचना करी। ये हरिकेली हजारों बार पूछा गया है परीक्षाओं में, वनडे परीक्षाओं में। 3 पॉइंट हमने पढ़ा पहले। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र। बाद में अजय राज द्वितीय ने अपने नाम के मिलते जुलते शब्द से अजमेर नगर की स्थापना कर दी और बाद में फिर चौहानों की राजधानी अजमेर हो गई, जो राजस्थान का क्षेत्र है। हमने बताया सबसे शक्तिशाली शासक उभर करके जो सामने आया वो था अर्णोराज का पुत्र, ये याद ना भी रहे तो विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जिसने हरिकेली नामक नाटक की रचना करी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरिकेली नामक नाटक की रचना करने वाले कौन थे? विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। 2.5 दिन का झोपड़ा, प्रश्न पूछे जा रहे होंगे, आपके सेट में मिलते होंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरुआत में एक विद्यालय था। चूंकि क्या था ना, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव ने ही शुरुआत में एक विद्यालय की स्थापना करी जो एक संस्कृत विद्यालय था, जिसमें संस्कृत की पढ़ाई होती थी। लेकिन बाद में मुस्लिम जो आक्रमणकारी आए, उन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा जो एक संस्कृत विद्यालय था उसको मस्जिद बना दिया। ठीक है, और इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि जो मस्जिद अब नजर आता है 2.5 दिन का झोपड़ा, उस पे ये हरिकेली नामक नाटक की लिखी गई है। हरिकेली जो नाटक है उसके दीवारों पर लिखी हुई है। यानी अभी तक तो कोई मुस्लिम आक्रमण हुआ नहीं था, अभी एक विद्यालय खोला ही था विग्रह राज चतुर्थ विशल देव ने, जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाती थी। और जब मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में आए, उन्होंने इस विद्यालय को नष्ट कर दिया और इस 2.5 दिन के झोपड़ा को मस्जिद बना लिया। लेकिन उसके दीवारों पर जो हरिकेली नाटक लिखी गई थी संस्कृत में, वो तो लिखी हुई थी, इसीलिए इससे पुष्टि होती है कि वो एक संस्कृत विद्यालय था। बाद में मुस्लिम कारियों ने, मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुस्लिम जो आक्रमणकारियों ने इसको एक मस्जिद बना दिया। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे 2.5 दिन का झोपड़ा है मंदिर, मस्जिद, चर्च, तो आप लगाइएगा मस्जिद। ये कहानी समझ में आ गई। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, जिसने हरिकेली नामक नाटक की रचना करी थी और एक विद्यालय की स्थापना करी थी। अब ये जो विद्यालय है, इसी के दीवारों पर क्या लिखा हुआ था? ये हरिकेली नामक नाटक लिखा हुआ था। लेकिन बाद में मुस्लिम कारियों ने इसे मस्जिद बना दिया। ठीक है, और फिर ये नाटक अभी भी उस पर दीवारों पर लिखा हुआ ही है। अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। पहले वीडियो को याद करिए, जब हमने चौहान और राजपूत का परिचय दिया था, मैंने बताया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार में कौन रहता था? तो रहता था चंदबरदाई। इसी के दरबार में एक बहुत महत्वपूर्ण थे जिनका नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना करी है। और पृथ्वीराज रासों में ही वो सारी घटना का उल्लेख किया गया है। किसके बारे में? अग्निकुंड से उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि की गई है। आपको याद होगा अंतिम शासक कौन है चौहान वंश का? तो पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके दरबार में चंदबरदाई नाम के व्यक्ति थे, महान विद्वान थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना करी और इसी पृथ्वीराज रासों नामक पुस्तक में यह पुष्टि की गई है कि राजा वशिष्ठ, माफ करे, ब्राह्मण वशिष्ठ जो थे, ऋषि वशिष्ठ जो थे, उन्होंने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया और यज्ञ से 4 राजपूत वंश का उदय हुआ, जिसमें आप पढ़ रहे हैं दूसरा वंश चौहान वंश। रणथंभौर में, रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर, जो जैन मंदिर का एक शिखर होता है, उसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज तृतीय ने। ये आप नोट कर लीजिएगा। यहां तक एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। चौहान वंश जो एक महत्वपूर्ण वंश था, इसकी राजधानी कहां थी? अहिछत्र, प्रारंभिक राजधानी। अंतिम राजधानी कहां हुई? अजमेर, क्योंकि अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना कर दी। चौहान वंश के संस्थापक थे वासुदेव और
इसके बाद जो महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक उभर करके सामने आया वो थे अर्णोराज के पुत्र, जिनका नाम था विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव, जिन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक विद्यालय की रचना करी, विद्यालय को निर्मित किया और उस विद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई होती थी। विग्रह राज चतुर्थ विशलदेव ने ही हरिकेली नामक नाटक की रचना करी, जो इस विश्वविद्यालय की दीवारों पर लिखा हुआ था। आज भी आप चले जाइए विद्यालय में तो आपको संविधान के प्रस्तावना लिखे हुए मिलेंगे, हिंदी भारत वो लिखा होगा, हम हिंदी हैं, है ना। तो ये सारे वाक्य लिखे होते हैं। स्वच्छता के बारे में बहुत सारे वाक्य लिखे होते हैं, देशभक्ति की, राष्ट्रीयता की बातें लिखी होती है। उसी प्रकार से उस विद्यालय की दीवारों पर हरिकेली नाटक लिखा हुआ था, जिसको बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ फोड़ कर उसे मस्जिद का रूप दे दिया। यदि आपसे यह प्रश्न पूछे कि 2.5 दिन का झोपड़ा है एक, तो लगाइएगा मस्जिद, क्योंकि अब मस्जिद है। अंतिम शक्तिशाली शासक या अंतिम शासक चौहान वंश का हुए पृथ्वीराज तृतीय, जिनके दरबार में चंद्रवरदाई रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना करी और इसी पृथ्वीराज रासों से अग्निकुंड के उत्पत्ति के सिद्धांत की जानकारी मिलती है कि अग्निकुंड से उत्पन्न 4 राजपूत वंश थे। पृथ्वीराज तृतीय ने ही रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर का निर्माण करवाया। और अंतिम जो 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, किसके बीच में हुआ? तो पृथ्वीराज तीसरे और वर्सेस मोहम्मद गौरी के बीच में, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ। कौन सा युद्ध? तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन एक मैदान है, वहीं पे पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, क्योंकि मोहम्मद गौरी बार बार भारत में आक्रमण कर रहा था। इस प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी बच गया। पृथ्वीराज चौहान ने कहा जाओ तुम निशस्त्र हो गए हो, यानी उसके पास शस्त्र नहीं बचा था, उन्होंने उसे छोड़ दिया। सबसे बड़ी गलती यही थी। हम लोग गलती करते हैं कभी कभी। तराइन के द्वितीय युद्ध, यानी मोहम्मद गौरी जो बचकर भागा जिंदा, इतना बेशरम था, फिर दोबारा युद्ध करने आया। और इस बार जब युद्ध हुआ 1192 में, अगले साल ही, उस वक्त पृथ्वीराज चौहान तृतीय की पराजय हो गई और मोहम्मद गौरी जीत गया 1192 से। यहीं से कहा जाता है कि मुस्लिम वंश की स्थापना हो गई 1192 से, चूंकि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। इसी के पश्चात राजपूत वंश का पतन होता है भारत से, और ऐसी कोई शक्ति फिर नहीं होती है जो मुस्लिमों को हटाकर फिर से अपने शासन की स्थापना कर सके। तो ये महत्वपूर्ण गुर्जर प्रतिहार और चौहान वंश के टॉपिक थे, जिनसे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते थे मैंने उसे कवर किया। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, चूंकि बोर्ड उतना बड़ा है नहीं जिसमें पूरे वाक्य को हम लिख दें। तो कोशिश हमारा रहता है, हमारा प्रयास होता है हमेशा कि चीज़ों को लिखकर, बोलकर, समझाकर आपको समझाया जाए, ताकि चीज़ें लंबे समय तक याद रहे और दिमाग में बैठी रहे बातें, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे प्रतिहार खत्म हो गया, चौहान खत्म हो गया, बचा परमार और चालुक्य सोलंकी। इसके साथ साथ गढ़वाल जो बच गया है, गढ़वाल को भी उसी 3 वीडियो में खत्म कर लेंगे। ये पार्ट 2 था, अगला वीडियो पार्ट 3 होगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कमेंट जरूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय हिंद।